तो कोरोना के कहर से राहत ना मिलते देखकर सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने का ऐलान यहां कर दिया है। लॉकडाउन 5 में कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी इलाकों में कई तरह की छूट दी जाएगी। चलिए तमाम डिटेल्स के साथ इस बड़ी खबर के लिए हमारे साथ सहयोगी आलोक प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं। तो आलोक, यहाँ पर हम सुबह से चर्चा कर रहे थे कि 2 हफ्ता और बढ़ाने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर तो 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 5 को लेके क्या तमाम डिटेल्स हैं आपके पास आलोक? देखिए, जो अभी थोड़ी देर पहले ही गृह मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइंस आए हैं और आदेश आए हैं, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि देश में जो लॉकडाउन 5 है वो 30 जून तक जारी रहेगा। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये कही गई है कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर ढील दी जा सकती है। यानी कि जो कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जो सभी जगह है वहां पर राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, यानी फेज वाइज मैनर में वहां पर लॉकडाउन से बाहर निकलने का एक तरह से रास्ता निकालेंगी। तो ये एक बड़ी बात है लॉकडाउन 5 की। सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही सख्ती बरकरार रहेगी। उसके अलावा जितनी भी बाकी जगह हैं वहां पर राहत स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। हेल्थ मिनिस्ट्री का जो मौजूदा एक नियम कानून है उसके तहत इसमें कहा गया है कि जो कंटेनमेंट जोन के अलावा जो बाकी जगह है वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि उसको प्रायोरिटी देते हुए इस लॉकडाउन को ईज करना है। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो धार्मिक स्थल हैं, होटल्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, उनको 8 जून के बाद खोलने के बारे में राज्य सरकारें प्लान बना सकती हैं। यानी कि ये एक बड़ी बात है कि इसको राहत मिल रही है जो रेस्टोरेंट, होटल्स, पब्लिक प्लेसेस वगैरह वगैरह है। इसके अलावा मेट्रो रेल के लिए भी अभी मेट्रो रेल के लिए इजाजत नहीं दी गई है। इंटरनेशनल एयरलाइंस और मेट्रो रेल के लिए अभी इजाजत नहीं दी गई है। सिनेमा हॉल्स, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर, बार्स, इन सबको अभी तक इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन ये साफ है कि जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, एंटरटेनमेंट होता है, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस, इन सभी को अभी इजाजत नहीं मिली है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि लॉकडाउन 5 में सिर्फ कंटेनमेंट जोन पर फोकस रहेगा और उसके अलावा बाकी सभी जगहों पर राज्य सरकारें हेल्थ मिनिस्ट्री के नियम कानून के मुताबिक, जो दिशा निर्देश हैं उसके मुताबिक धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आने का प्लान बना सकती हैं। तरीके से लॉकडाउन खोला जाएगा। कंटेनमेंट जोन में तो पूरी तरह से यहाँ पर सभी तरह की जो लॉकडाउन को लेकर नियम है वो तो लागू रहेंगे, लेकिन चरणबद्ध तरीके से अलग अलग राज्य क्या क्या खोल सकते हैं, मैं चाहती हूँ इस पर हम बात करें, क्योंकि हम लगातार सुन रहे हैं कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही थी यहाँ पर अमित शाह से भी और पीएम मोदी से भी। हमें ये समझना है आपसे कि कब से सिनेमा हॉल और मॉल्स, क्योंकि धीरे धीरे खोले जाएंगे, अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम होंगे लॉकडाउन में ढील देने के। 8 जून के आसपास तक क्या ये तमाम धार्मिक स्थल हो गए, शॉपिंग सेंटर्स, मॉल हो गए, जिम्नेशियम हो गए, ये खोलने के आसार हैं? खबरों में क्या आ रहा है? देखिए, जो लिखा हुआ है साफ साफ, जो दिशा निर्देश है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पब्लिक वर्शिप ऑफ पब्लिक, यानी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, दूसरे हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, शॉपिंग मॉल, ये सब 8 जून से राज्य सरकार की इजाजत, मतलब केंद्र सरकार की तरफ से इजाजत दी गई है इसको खोलने के लिए। लेकिन जो बाकी चीजें हैं जिसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल एयरलाइंस है, इसके अलावा मेट्रो रेल है, सिनेमा हॉल्स है, जिम्नेजियम है, स्विमिंग पूल्स है, एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं, थिएटर्स, इसके अलावा बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, ये सभी चीजें अभी नहीं खुलेंगी। तो ये साफ तौर पर स्कूल कॉलेज भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। तो ये मोटा मोटी लॉकडाउन 5 का फ्रेमवर्क है। जो फ्लैशेस आ रहे हैं आलोक, उसमें कुछ समय को लेकर भी पाबंदियां हैं, कुछ सुबह से लेकर शाम तक कुछ समय सीमा तक कर्फ्यू भी रहेगा, ये क्या है? देखिए, जो ये सरकार की तरफ से पहले इजाजत दी गई थी कि दुकानें खोलने के लिए सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक इजाजत है। कहीं आने जाने की बात है तो वहां पर भी सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे इजाजत है। लेकिन दिल्ली सरकार के अलावा कई सारे राज्यों ने भी इस बात को कहा था कि चूंकि गर्मी का मौसम है और इस वक्त जो शॉपिंग्स वगैरह लोग करने आते हैं, थोड़ी देर तक आते हैं, तो उसके लिए रात को 9 बजे तक इजाजत दी जाए। तो रात को 9 बजे तक इजाजत रहेगी। उसके बाद बाकी जो कर्फ्यू है या जिस तरह से सख्ती है वो बरकरार रहेगी।
चलिए, तो यहाँ पे लॉकडाउन 5 खासतौर से सख्ती होगी कंटेनमेंट जोन में और ये 30 जून तक जारी रहेगी। बाकी लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 का भी नाम दिया जा रहा है, क्योंकि चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे लॉकडाउन को कम किया जाएगा, उसके नियमों को हल्का किया जाएगा, आपको छूट दी जाएगी और ये जो छूट है अलग अलग राज्य तय करेंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। शुक्रिया तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए आलोक। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने देशवासियों को क्या कहा, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर एक ऑडियो संदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि कुछ फैसले चर्चा में रहे, इनका स्मृति में भी रहना काफी स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि भारत सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन होना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने संदेश में आत्मनिर्भर भारत को मौजूदा समय की जरूरत बताया। इन परिस्थितियों में आज यह चर्चा भी बहुत व्यापक है कि भारत समेत तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसे उभरेंगी, लेकिन दूसरी ओर ये विश्वास भी है कि जैसे भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को अचंभित किया है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी हम नई मिसाल कायम करेंगे। 130 करोड़ भारतीय अपने सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह अभियान हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप से जुड़े नौजवान, सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। भारतीयों के पसीने से, परिश्रम से और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। पीएम ने अपने संदेश में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का जिक्र भी किया। उन्होंने ट्रिपल तलाक और राम मंदिर निर्माण को भी उपलब्धि बताया। बीते 1 वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, वहीं मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लेकिन चलिए, प्रधानमंत्री की इस चिट्ठी पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय भी अब जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण, प्रधानमंत्री की चिट्ठी के बाद अब क्या रणनीति आपको लगता है कि सरकार की रहने वाली है?
देखिए, मुझे लगता है कि अब सरकार की रणनीति ये होगी कि सरकार ने पिछले दिनों जो भी काम किए हैं और कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो कदम उठाए गए हैं और जो एहतियात बरतने हैं, उन सबको लेकर के पूरे देश भर में एक अभियान चलाया जाए, प्रचार प्रसार कराया जाए। इसके लिए दो तरीके अपनाए जा रहे हैं। पहला तो ये कि सरकार ने ये कोशिश की है कि 10 करोड़ घरों तक ये अभियान चलाया जाए, उनको आत्मनिर्भर भारत बनने का संकल्प दिलाया जाए कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, इसके लिए घरेलू प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ कार्यकर्ता उन 10 करोड़ घरों को ही संकल्प नहीं दिलाएंगे, बल्कि कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता खुद इस बात का भी संकल्प लेंगे कि हम घर में बने, देश में बने लोकल प्रोडक्ट का, स्थानीय प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इतना ही नहीं, बूथ लेवल पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा इस सारे प्रचार प्रसार करने के लिए। करीब 150 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, वर्चुअल रैली के जरिए ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाई जाएंगी, छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार की कोशिश ये है कि पार्टी के स्तर पर और सरकार के स्तर पर तालमेल बैठा करके प्रचार प्रसार किया जाए कि सरकार ने क्या किया है और किस तरह से आपको कोरोना वायरस से बचना है। दूसरे मोर्चे पर भी सरकार की उपलब्धियां क्या है। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा है कि उनकी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में बोल्ड डिसीजंस लिए हैं। कि मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल में भारत स्वावलंबी हुआ, आत्मनिर्भर भारत और आत्मसम्मान के साथ भारत की छवि दुनिया में बनी है। यह मोदी जी के नेतृत्व के कारण हुआ है। हम यह भी जानते हैं कि पिछले 6 वर्षों में जो 7 दशक का गैप था, उस गैप को 6 सालों में पूरा करने का प्रयास हुआ है। पहले अगर हम देखें और हम इस बात को समझें कि पहले कार्यकाल में मोदी जी ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लॉन्ग अवेटेड रिफॉर्म्स किए, वही तीव्र गति से दूसरे कार्यकाल में, प्रथम वर्ष में तीव्र गति से बोल्ड डिसीजंस भारत की एकता और अखंडता के लिए, और उसी तरीके से सोशल जस्टिस, उसी तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस और उसी तरीके से हार्ड डिसीजंस लेते हुए देश के आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंच सके, इसके प्रयोजन, इसके आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 साल में। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर वार करते हुए कहा है कि सरकार कोरोना संकट जूझ रहे लोगों को मरहम लगाने की बजाय जख्म दे रही है। मोदी सरकार ने देशवासियों के खिलाफ ही जंग छेड़ रखी है। राहत देने और मरहम लगाने की बजाय सरकार में बैठे हुक्मरान घाव देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने भारत मां की आत्मा को और भारत मां के बच्चों की आत्मा को छलनी कर दिया है। ऐसे में आज सबसे बड़ी अगर कोई जरूरत है तो वो है सरकार के खजाने खोलकर हर वर्ग को राहत देने की, जैसा श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस ने कहा। और कोरोना के रिकवरी रेट में शानदार उछाल, क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,74,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यहां पर यह है कि रिकवरी रेट में जबरदस्त उछाल आया है। कोरोना से जुड़ी हर अपडेट लगातार आपको हम दे रहे हैं। सीधा जुड़ते हैं दीपाली नंदा से, संवाददाता के साथ। दीपाली, ये बताएं कि मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन खास बात यहां पर यह है कि रिकवरी रेट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। क्या है इसको लेकर ताजा अपडेट? बिल्कुल कविता, आपने सही कहा कि अगर हम पॉजिटिव मरीजों की संख्या की बात करें तो उसमें तो रिकॉर्ड तो इजाफा हो ही रहा है, लेकिन एक अच्छी बात यह है जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कुछ ही देर पहले जो आंकड़ा जारी किया गया है उसके मुताबिक जो लोगों के स्वस्थ होने की दर है, यानी कि रिकवरी रेट में पिछले 24 घंटे में काफी बड़ा उछाल आया है। 4% से ज्यादा ये उछाल आया है। इसकी वजह यह है कि बीते एक दिन में 11,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब
अब जो रिकवरी रेट है देश में वो 47% से पार जा चुका है। वहीं अगर हम दुगने होने की रफ्तार की बात करें तो इसमें भी इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई दे रही है। पहले जो डबलिंग डेज थे वो 13 दिन थे, लेकिन अब ये बढ़कर 15 दिन हो गए हैं, जो कि काफी राहत की खबर है। अगर उन लोगों की बात की जाए जिन्होंने अपनी जान कोरोना की वजह से गंवाई है, तो ऐसे मरीजों की संख्या 4900 से ज्यादा है। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि जिस तरह की इंप्रूवमेंट रिकवरी रेट में दिखाई दे रही है, डबलिंग डेज में दिखाई दे रही है, अगर हम अब आगे के लॉकडाउन के पीरियड की बात करें तो सरकार का जो फोकस रहने वाला है वो पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन्स पर रहने वाला है कि किस तरह से जो देश भर में कंटेनमेंट जोन्स हैं इनकी संख्या को कम किया जाए ताकि जो संक्रमण है उसको रोका जा सके। वहीं केंद्र सरकार और खास तौर पर जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो राज्यों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी ना आए। खास तौर पर जो कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं इनकी संख्या आगे भी बढ़ाई जाएगी। डॉक्टर्स के लिए जो जरूरी है पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर, इसकी किल्लत नहीं की जाएगी। और मरीजों के लिहाज से जो सबसे बड़ी जरूरत है वेंटिलेटर्स की और आईसीयू में बेड्स बढ़ाने की, इस पर भी सरकार का फोकस अब आगे 1 महीने में रहने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं आपको राजधानी दिल्ली का अपडेट दूं तो यहां पर पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आए हैं। अब तक जो दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले थे वो 1064 थे, लेकिन अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें कविता तो 1100 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज राजधानी दिल्ली में मिले हैं। और यहाँ पर अगर हम कुल मरीजों की संख्या की बात करें तो 17,000 से पार जा चुकी है। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर मरीजों की संख्या में हम इजाफा देख रहे हैं। शुक्रिया दीपाली तमाम डिटेल्स के लिए। दिल्ली में पिछले 1 हफ्ते में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और दिल्ली में कोरोना से अब तक 398 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के कदमों को कोरोना से 4 कदम आगे बताते हुए कहा है कि हमेशा के लिए लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता है। ये थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका मुख्यमंत्री आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपकी सरकार कोरोना से 4 कदम आगे चल रही है। जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा इंतज़ाम हम आपके इलाज के लिए कर रहे हैं। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हम परमानेंटली ज़िंदगी में लॉकडाउन नहीं कर सकते, सब कुछ बंद करके नहीं रहा जा सकता। वंदे भारत मिशन के तहत रूस से भारतीयों को लाने जा रही एयर इंडिया के विमान का पायलट कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद विमान को बीच रास्ते से वापस लौटा लिया गया। आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? डीजीसीए ने इसको लेकर जांच के आदेश अब दे दिए हैं। लेकिन चलिए पूरी खबर समझते हैं हमारे सहयोगी रोहन सिंह से। तो रोहन, ये बताएं कि पायलट जो है एयर इंडिया के विमान का कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, क्या है इसको लेकर तमाम डिटेल्स? जिस पूरे मामले में ताजा डेवलपमेंट यह है कि सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं और जो जांच का फोकस रहने वाला है वो ये कि आखिर खामी किसकी तरफ से हुई, गलती किसकी थी। क्योंकि कैसे ऐसा हो सकता है कि एक पायलट जिसकी की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है उसे आखिर कैसे आप ड्यूटी पे लगा सकते हैं, इस बात की जांच की जाएगी। इसमें एयर इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, जो उनकी सफाई है कि उन्हें जैसे ही पता चला कि उनका एक पायलट पॉजिटिव है, उन्होंने तुरंत विमान को बीच रास्ते से वापस बुला लिया, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, ये एयर इंडिया का कहना है। लेकिन सवाल तभी भी ये है कि आखिर ऐसे पायलट को जिसकी जांच रिपोर्ट पेंडिंग है ड्यूटी पर कैसे लगाया गया। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस पायलट ने, जो कि इन्फेक्टेड पाया गया था, उसने इस बात की जानकारी एयर इंडिया के मैनेजमेंट को दी थी कि उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन बावजूद उसके उसे ड्यूटी पर लगाया गया। तो जो बाकी के जो उसके को इस विमान में हालांकि कोई पैसेंजर नहीं था, 4 पायलट्स थे और बाकी क्रू मेंबर्स थे। और इस पायलट को जो इन्फेक्टेड पाया गया, इसे वापसी के दौरान मॉस्को से जब वापस दिल्ली पैसेंजर्स को लेकर आती ये विमान, उसमें इसे फ्लाई करके लाना था। उड़ान के वक्त, इस वक्त वो उड़ान नहीं भर रहा था, दूसरा पायलट इस पे उड़ान भर रहा था, लेकिन वापसी में इसे उड़ान भरना था। और बहुत बड़ी संख्या में सैकड़ों लोगों की जो जिंदगी है उसे कैसे रिस्क पे डाला गया, इस बात की जांच करनी होगी और इसके लिए कहीं ना कहीं एयर इंडिया की जवाबदेही जरूर बनती है। शुक्रिया रोहन।
आरोग्य सेतु ऐप के जरिए अब आप दवाएं नहीं खरीद पाएंगे। सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप से ई फार्मा का लिंक हटा दिया है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने आरोग्य सेतु मित्र यूआरएल का विरोध किया था। IOACD के विरोध और हाई कोर्ट के ई फार्मा कंपनियों के लिंक को ऐप से हटाने का फैसला सरकार ने किया, जिसके बाद 1mg, फार्मेसी और मेडलाइफ जैसी ई फार्मा कंपनियों के लिंक हटा दिए गए हैं। और आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।